Good morning, students. Now, today we are going to start the next topic of chapter 4 History, the Mughal Empire. In the last video, we have already studied who were the Mughals, Mughal military campaign, and the Mughal traditions of succession and Mughal relations with the other rulers. ठीक है, मुगलों के दूसरे रूलर्स के साथ उनके क्या रिलेशंस थे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मनसबदार एंड जागीरदार्स। मनसबदार कौन थे और जागीरदार कौन थे, जागीर किसको कहा जाता था, ये टॉपिक हम इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य एक्सपेंड होता गया, फैलता चला गया, तो नए नए उसके एरिया जो थे उसके बीच में इंक्लूड होते चले गए। वैसे वैसे ही साथ साथ ही मुगलों ने अलग अलग तरह के जो डाइवर्स बॉडीज थी, उनके जो मेंबर्स थे, उनके मेंबर्स को उन्होंने रिक्रूट किया अपने सेना में, अपने एम्पायर में उन्होंने जगह दी, पोस्ट देनी शुरू कर दी, सीटें अपनी कवर करनी शुरू कर दी। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने ज़्यादातर क्या थे, जो सरदार थे, तुरानी थे, उनके वो टर्किश जो लोग थे उनके वो नोबल्स थे। ठीक है, जैसे जैसे वो और इंक्लूड होते चले गए, साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे जो और उनके शासक वर्ग थे, दूसरे जो अनदर जो राजा लोग थे आसपास के, उनमें ईरानी थे, मुसलमान थे, अफगान के लोग थे, राजपूत थे, ये सारे जो थे उनको भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी अपने साथ मिला लिया। जो मुगलों की सेवा करने में या मुगलों की सर्विस करने में परफेक्ट थे, उनमें काउंट होते थे, उनको कहा जाता था मनसबदार। जिन लोगों को इन्होंने मुगलों ने अपने साथ मिला लिया था और वो उनको कहा जाता था मनसबदार। मनसबदार वर्ड का जो यूज है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था, ऐसे पर्सन के लिए होता था जो कोई इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल हु होल्ड्स द मनसब, मीनिंग ऑफ पोजीशन और रैंक, उनका रैंक होता था, उनकी पोजीशन होती थी। इट वाज द ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल लोग जो थे वो यूज करते थे। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, एक तो रैंक आता था, सेकंड पॉइंट है इसमें सैलरी उनकी, थर्ड पॉइंट में उनके ऊपर जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, उनके जो अलावा रैंक होते थे, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब उनकी जो सैलरीज थी वो डिसाइड की जाती थी उनकी जो जो उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, जो उनके रैंक होते थे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसे जात कहा जाता था। आपकी बुक में 51 पेज के ऊपर जात रैंकिंग एक ग्लॉसरी वर्ड भी दिया गया है, वो जात कहा जाता था उसे। और वो जात क्या थी, एक जिसकी हायर पोजीशन यानी कि रैंक, उसको फिर रैंक कहा जाता था। और जो मोस्ट प्रेस्टिजियस होते थे वाज द नोबल्स, जिनका मतलब प्रतिष्ठा जिसको कहा जाता है, नोबल सिचुएशन जिसकी अच्छी होती थी, वो उन्हें कहा जाता था। और वो कोर्ट या उसकी पोजीशन कोर्ट में, या जिसकी सैलरी जो होती थी वो हाई होती थी, अच्छी सैलरी होती थी, मतलब अपने पद के अनुसार, अपनी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि मिलिट्री जो मनसबदार, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स, यानी कि जो इनके जो मनसबदार होते थे उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सौंप दी जाती थी, और उन्हीं के अनुसार उनको क्या होता था, कैवलरी मैन उनको दिए जाते थे, उनको रखने पड़ते थे, यानी घुड़सवार जो होते हैं वो उनको रखने पड़ते थे। और मनसबदार जो होते थे वो अपने सवारों का, या जो सवार होते थे उनकी वो उनको रिव्यू करते थे, उनको उनका निरीक्षण करते थे, यानी जांच पड़ताल करते थे, जांच पड़ताल करने के लिए लेके आते थे। और जो उनके जो सैनिक होते थे ना, जो सोल्जर्स होते थे, वो घोड़ों को चला के देखते थे, उनका घोड़ों की जो पोजीशन है, जो उनका मजबूती जिसको कहा जाता है कि घोड़ा कहाँ तक भाग सकता है, कैसे उसका जो हेल्थ वगैरह सब कुछ वो चेक करते थे। और फिर उन्हीं जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, उनको रजिस्टर्ड किया जाता था।
उन्हीं के जो ये सारे काम होते थे ना, उनके जो वर्क्स होते थे, उन्हीं के ऊपर ही उन सैनिकों को जो धन उसके बिहाफ के ऊपर, उसी बिहाफ के ऊपर उनको पेमेंट मिलती थी और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर ही उनको सैलरी दी जाती थी। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है मनसबदार अपने जो उनका जो वेतन होता था, यानी उनका जो सैलरी होती थी, वो क्या होता था, एक रेवेन्यू असाइनमेंट्स के रूप में होता था। रेवेन्यू असाइनमेंट्स के रूप में कैसे होता था, देखो कि सैलरीज एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट्स कार्ड जागीर, जो जितना टैक्स उनको कलेक्ट होता था और वो जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स होती थी उसे जागीर कहा जाता था, दिस वन। ठीक है, उसको जागीर कहा जाता था। और जागीर जो थी वो विच वर समवट लाइक द इक्तास, वो किसके बराबर होता है, इक्ताओं के बराबर। इक्ता आप पहले लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, इक्ता के बारे में, इक्ता और मुक्तिस के बारे में, लेकिन वो मुक्ति से थोड़ा अलग होता था, परंतु मनसबदार जो होते थे वो मुक्ति से अलग होते थे। और वो क्या करते थे कि ये जो होते थे अपनी जागीरों में नहीं रहते थे, यानी जो जमीन उनको दी जाती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उस जमीन के ऊपर वो नहीं रहते थे, वो रिसाइड नहीं करते थे वहां पे। ठीक है, वो वहीं अलग जगह पे रह के उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। उनके पास अपनी जो लैंड होती थी, जो जागीर होती थी, उसका केवल वो वहाँ पे ओनली फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे आते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, जब वो टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने एरिया में जहाँ पे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो अपने नीचे उन्होंने कई ऐसे वर्कर्स रखे होते थे, सर्वेंट्स रखे होते थे, उनको बोल देते थे कि टैक्स कलेक्ट करके लाओ। जब वो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे तो वो ला के उसको डिपॉजिट करवाते थे अपने उसके पास, मनसबदार के पास। ठीक है, तो उन्हीं के बिहाफ के ऊपर ही, उसी अमाउंट के बिहाफ के ऊपर ही फिर उनकी सैलरीज भी डिसाइड कर ली जाती थी। और अकबर के जो शासनकाल में, या द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर्स राइन, उसके टाइम पे क्या होता था, जागीर्स वर केयरफुली, उनका जो कहते हैं ना सर्वे किया जाना, उसको असाइन असेस्ड किया जाना, उसको ध्यान रखना कि उसको कितना टैक्स कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें उनका पूरा रिकॉर्ड जिसको कहते हैं हम रखा जाता था, ताकि जो टैक्स रेवेन्यू मनसबदार जो होते थे उनका जो सैलरीज होती थी वो लगभग टैक्स जितना कलेक्ट हुआ है उसके बराबर ही वो रहे, ताकि अपने पास से डाल के देना ना पड़े, या जो भी उनका सिस्टम होता था। धीरे धीरे औरंगज़ेब का जब टाइम आया, जब उसका औरंगज़ेब का जब शासनकाल आया, तो ये सारे सिस्टम जो थे ये डाउन होते चले गए, कंडीशंस डाउन होती चली गई। क्यों? क्योंकि अब जो औरंगज़ेब के टाइम पे जब वो टैक्स कलेक्ट होता था, वो उनकी जो मनसबदार का जो सैलरी होती थी ना, उससे बहुत कम होता था। मनसबदारों की संख्या जो थी, नंबर जो था वो कम होता चला गया, जागीरदार भी कम होती चली गई, उनके टैक्स जो था, मनसबदार की नंबर बढ़ते चले गई लेकिन जागीर कम हो गई। अब क्या था, ये रोटेशनल चलते थे, जागीर कम हो जाएगी तो मनसबदार बढ़ जाएंगे, तो उनके हिस्से में जब जागीर आएगी तभी तो वो टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे ना, जागीरें कम हो गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जागीर मिलने के लिए उनको एक लंबे टाइम का इंतज़ार करना पड़ता। सपोज करो 100 मनसबदार हैं और जागीर हैं जो वो 50 हैं या 60 हैं, तो जब वो रोटेशनल जब नंबर आएगा फर्स्ट वाले का, पहले सारे 60 तक कंप्लीट हो पाएंगे, तो इस टाइप से उनकी रोटेशनल चलती थी। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, वेट करनी पड़ती थी, क्योंकि अब इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जागीरें जो थी वो कम हो गई थी। इसके बाद औरंगज़ेब के लास्ट जो उसका पीरियड था, जो राइन टाइम था, उसके लास्ट औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आ गए और औरंगज़ेब उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो क्या हो गया था, जो वहाँ के पेजेंट्री थे, किसान थे, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे ट्रिमेंडसली सफर्ड, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर गए थे और वो टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जब्त एंड जमींदार। अब जब्त और जमींदार क्या थे? जब्त कहा जाता है एक रेवेन्यू सिस्टम को, जो रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता था, वो जो सिस्टम था उसको जब्त कहा जाता था। और जमींदार कौन होते थे? द हेडमैन और द लोकल चीफ। जमींदार वो होते थे जो उस एरिया का हेडमैन होता था और लोकल चीफ्टेन होता था, जो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। और अकबर के टाइम पे जो
रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला मिनिस्टर था वो टोडरमल था। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब्त और जमींदार, मुगलों की जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो उसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो था किसानों की जो प्रोडक्शन थी उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू था, वो उनका मेन इनकम था। और जो मतलब मेन उनके जो मुखिया होते थे, हेड होते थे, वो वहाँ के लोकल जो हेड होते थे ना, वो होते थे टैक्स कलेक्ट, जो सरदारों के बिहाफ पर टैक्स देते थे। ठीक है। और ये सारे जो लोकल विलेज के जो मुखिया हुआ करते थे वो सारे कौन होते थे, एक शक्तिशाली पावरफुल सरदार माने जाते थे। ठीक है। और उसी शब्द को जमींदार का प्रयोग किया जाता है, जो हेडमैन और लोकल चिफ्टन जो हेड होते थे, पावर होती थी उनके पास, उन्हीं को जमींदार कहा जाता था, उन्हीं को ही वो पोस्ट दी जाती थी। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो टोडरमल था। वो 1570 से लेके 1580 तक उसका जो टाइम पीरियड था, जब तक वो ये 10 साल तक वो रहा, तो उसने क्या किया, जितनी भी क्रॉप होती थी, जितनी भी फसल होती थी, उसकी जितनी प्रोडक्शन होती थी, उसकी जो अमाउंट होता था, उसकी जो वैल्यू होती थी, उन सारी चीज़ों का वो क्या करता था, ये टोडरमल बड़े अच्छे से सर्वे करता था, निरीक्षण करता था। उसका सर्वे करने का मतलब ये है कि चेक करता रहता था कि कहाँ पे कितनी फसल हुई है, कितना उसका अमाउंट हमें रेवेन्यू आया है, कितनी फसल किसानों के पास बची है, मतलब हर तरीके का जो रिकॉर्ड रखना होता था सर्वे करके उसके बाद। ठीक है। और जो हर जो फसल होती थी, क्रॉप होती थी, उसको नकद के रूप में यानी कैश के रूप में उसको हर जो प्रांत होता था, सूबा होता था, उस सूबे में अलग अलग तरीके से उसको बांट दिया गया था। हर फसल के लिए एक अमाउंट जो थी वो फिक्स कर दी गई थी। टैक्स, रेवेन्यू टैक्स जो अमाउंट होती है उसको फिक्स कर देना, और वो एरिया वाइज उसकी उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली थी कि इस एरिया से, सपोज करो हमारे शाहबाद में जो वार्ड्स बने हुए हैं, तो ऐसे ही उनके जो उनका जो प्रांत था, उनका जो रीजन था, प्रोविनेंस था, उस एरिया में अलग अलग उन्होंने एरिया वाइज उन्होंने एक लिस्ट बना ली थी कि इस एरिया में इतनी फसल होती है और इसकी टैक्स अमाउंट इतनी आनी चाहिए हमारे में। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को कहा जाता है जब्त, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ जो टैक्स कलेक्ट करने का जो एरिया वाइज या लिस्ट तैयार करना है, उसे जब्त कहा जाता था। ठीक है। इसी सिस्टम को उन्हीं एरियाज में फेमस किया गया या लागू किया गया जो मुगल एम्पायर के टाइम पे जो ऑफिशियल्स होते थे, जो ज़मीन का जो सर्वे करते थे, निरीक्षण करते थे, चेक करते थे उसे, उस समय उनका बड़े केयरफुली उसका हिसाब रखते थे वो सारे टैक्स का। लेकिन ये सारा टैक्स जो जब्त का ये जो सिस्टम था, ये गुजरात और बंगाल में नहीं चल पाया था, वहाँ ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। और कई ज़मींदार ऐसे होते थे जो पावरफुल होते थे, और वो जो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे ना, उनका वो मतलब उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको एक्सप्लॉइटेशन उनके द्वारा किया जाना, और उसका वो विरोध करते थे, वो अगेंस्ट थे कि हमें एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एक ही जाति के ज़मींदार और किसान जो है वो सारे इकट्ठे मिल के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो जाते थे और विद्रोह कर लेते थे। बट 17th सेंचुरी के लास्ट में ये विद्रोह जो था वो बढ़ गया था, वो एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज बन गया था, चुनौतीपूर्ण हो गया था। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने फिर जो अफसर जो थे उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से, मतलब ये चीज़ें चलती रही। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा अकबर्स पॉलिसी, यानी कि अ क्लोजर लुक ऑफ द अकबर पॉलिसी। अकबर की पॉलिसीज क्या थी? अकबर को अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाने में हेल्प किसने की थी? उसके फ्रेंड जो था अबुल फजल, अबुल फजल ने उसकी हेल्प की थी। अबुल फजल जो था, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या वन वर्ड आंसर में भी पूछा जा सकता है, हु वाज द अबुल फजल। आपकी बुक में आपको इसका नाम भी मिल जाएगा। और बुक्स, दो उसने बुक्स लिखी थी, एक है उसका बुक का नाम अकबरनामा, एंड सेकंड है आईने अकबरी। तो ये राइटर था उस बुक का, उसमें उसने अकबर के को जो पॉलिसीज बताई कि सिस्टम कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में आएगा।
इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्रॉड फीचर्स हम इसमें देखेंगे अकबर पॉलिसीज में, वो फिक्स कर दिए गए, लेट डाउन हो गए। अकबर एंड वर, उसने अबुल फजल ने जो बुक लिखी अकबरनामा और आईने अकबरी में, उसमें उसने बताया, बुक में लिखा कि जो इसका अकबर का जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था, वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। जिन एरियाज में अकबर का जो राज्य था वो बटा हुआ था, उसे क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। अब सूबे को चलाने वाला जो हेड होता था उसे क्या कहा जाता था? सूबेदार। उसे सूबेदार कहा जाता था। अब वो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो उनके पास जो काम थे, दोनों तरह के जो काम थे, दोनों तरह के जिस तरीके की वो ड्यूटीज निभाते थे, उसी कामों के ऊपर ही वो अपना गुजारा करते थे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम चलाते थे, उसी के जरिए ही अपना काम चलाते थे। हर एरिया में एक इनके राज्य में फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था। जो फाइनेंशियल ऑफिसर को दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? दीवान, जो फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है। अब उस फाइनेंशियल ऑफिसर को दीवान, और उसकी मेंटेनेंस और पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस, और वो अपने एरिया में पीस और ऑर्डर को बना के रखने के लिए, यानी मेंटेन करने के लिए, सूबेदार को क्या करना पड़ता था? अन्य कई ऐसे ऑफिसर्स की सहायता लेनी पड़ती थी, हेल्प लेनी पड़ती थी, क्योंकि अकेले के बस में तो कोई कोई भी काम नहीं होता ना। तो फिर वो क्या करता था? दूसरे जो ऑफिशियल्स होते थे, दूसरे जो अफसर होते थे, उनकी वो हेल्प ले लिया करता था। उनमें से बख्शी आ जाते हैं, बख्शी कहा जाता है जो, और फौजदार कह दिया जाता है, कोतवाल कह दिया जाता है, जो पुलिस से रिलेटेड काम करते थे, घूमते रहते थे शहरों में, ऐसे। ठीक है। उसके बाद आता है अकबर के जो नोबल्स थे, वो जो मिलिट्री का को कमांड करते थे, मिलिट्री कमांडर्स कहा जाता था उन्हें, वो जो टैक्स बड़ी एक लार्ज मात्रा में उनके पास जो टैक्स इकट्ठा होता था, वो टैक्स जो था उसको खर्च कर सकते थे। उनके पास इतना राइट दिया गया था कि वो खर्च कर सकते। लेकिन वो वफादार जो थे, वो कहते हैं ना कि लॉयल्टी उनकी तब तक रही जब तक उसके साम्राज्य का, यानी कि एम्पायर का जो काम था, वो जब तक वो लॉयल रही ना, तब तक तो वो बड़ा स्मूथली चलता रहा। यानी नोबल्स जो थे, जब ये एक सोचने वाली बात है कि तब तक कोई भी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी घर है, जब उसके घर के पर्सन्स या उनके जो रिलेटिव्स या जो भी रहने वाले पर्सन्स हैं, जब तक वो लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, तो वो पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑफिस या कोई भी कंपनी वो तरक्की कर सकती है। तो ऐसे ही औरंगजेब के जब जो नोबल्स थे, वो जब तक तो लॉयल्टी में रहे, तब तक तो साम्राज्य जो था वो तरक्की पे था। धीरे 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 उन्होंने क्या किया, 17वीं सेंचुरी के लास्ट तक जो थे वो नोबल जो थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपना नेटवर्क अलग से इंडिपेंडेंट नेटवर्क उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए वो। ठीक है। और उसके बाद वो उन्होंने अपने अलग से ही छोटे छोटे राज्यों के साथ मिलके अपने ही एक छोटे छोटे एरियाज स्थापित, उनकी वफादारी जो थी, लॉयल्टी जो थी, वो कम पड़नी शुरू हो गई। अपने पर्सनल उन्होंने जो बेनिफिट्स थे वो सोचने उन्होंने शुरू कर दिए। तो 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तब डे सक्सेशन ऑन रिलीजन विद द उलामा, उलेमा ब्राह्मण और जो ये चर्च में जो होते हैं, जस्ट प्राइस जो होते हैं रोमन कैथोलिक के, वो सारे उन लोगों से मिलके उन्होंने डिस्कशन करनी, धर्म से रिलेटेड अकबर ने डिस्कशन शुरू कर दी। उसने एक इबादतनामा बनाया, इबादत खाना उसने बनाया। इबादत खाना यहाँ जहाँ पे बैठ के रिलीजियस डिस्कशंस की जाती थी, अकबर ने वो बनाया। रिलीजियस डिस्कशंस करने के लिए अलग अलग रीति रिवाजों, ट्रेडिशंस या धर्म के जो काम होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उसके बारे में वो डिस्कशंस उन्होंने शुरू कर दी। और उनके जो विद्वान हुआ करते थे, जो बुद्धिजीवी जिनको कहा जाता है, अकबर के जो इंटरेस्ट लेते थे, वो स्कॉलर्स जिन्हें कहा जाता है, वो क्या करते थे, डॉगमा के ऊपर फोर्स करते थे। और वो अक्सर कट्टर होते हैं, बाइगॉट्स होते हैं। वो कट्टर जो लोग एक किसी चीज़ के लिए अपने विचारों को ना बदलने वाले,
ठीक है, वो बैगवर्ड्स होते थे और वो उनकी जो टीचिंग्स होती थी वो ज़्यादातर क्या होती थी, पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस या डिवीज़न पैदा करने वाली और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने वाली उनकी टीचिंग्स हुआ करती थी। और ये जो एक्सपीरियंस थे सारे, ये अकबर को सुलह कुल जो थी ये नीति दी थी अबुल फजल ने ही। सुलह यानी कि विश्व शांति, सर्वत्र चारों तरफ से शांति की ओर ले जाए। इन सारी बातों को सुन के, डिस्कशन करके, तो अकबर का ध्यान जो था वो सुलह कुल की तरफ चला गया, उसकी ओर जाने लगा, ताकि सारे तरफ उसका दिमाग ये काम करने लग गया कि चारों तरफ शांति ही होनी चाहिए, विश्व शांति, सुलह कुल। अब कुल का मतलब उसने पूरे सृष्टि या यूनिवर्सल पीस की तरफ सुलह। अब जैसे हम कभी घर में भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, चलो कोई बात नहीं, लड़ाई होगी, चलो सुलह कर लो, अब सुलह हो गई आपस में। तो वो सुलह कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा यूनिवर्सल टॉलरेंस, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद ये आया कि द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस एंड द फॉलोड बाय द। अब इसकी यही प्रिंसिपल्स जो थी, यही जो नीतियाँ थी उसकी, अकबर की, इन्हीं नीतियों को शाहजहां ने और जहांगीर ने भी इन्हीं नीतियों को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट में, 17वीं सेंचुरी के लास्ट में जो मुगल साम्राज्य का जो था, ये टॉपिक इतना ही भी धीरे धीरे जब इनका आपस में ही भेदभाव बढ़ने लग गए तो सोर्स ऑफ इनकम इनके कम होने लग गए। मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे करके जब सोर्स आर्टिशियंस लोग जो थे उनका काम डाउन हो गया तो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म होना शुरू हो गया और उनके जो सारे वर्क्स थे मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन हो गया। ठीक है,